I started my domaining career in 2012, मतलब कोई 10-11 साल पहले मैंने शुरू किया। अर्लियर हम बहुत सारी चीज़ों में काम करते थे। शुरुआत हमने की वेब डेवलपमेंट, SEO और डेटा रिकवरी और इन सारी चीज़ों से। दिस कांट बी द वे टू बी वेल्दी। एक पैसे कमाना अलग होता है और एक वेल्दी होना अलग होता है। डोमेन नेम वॉज सोल्ड फॉर $4 million। ओके, डोमेन का नाम था giftcard.com। तो $20 का डोमेन रजिस्टर हुआ $4 million मिल गया। मतलब ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट पे हैं। आज इन 2023 आज फिर मैं इस लेवल पे हूँ वेयर आई मेक मोस्टली 4 and 5 figure सेल्स ऑन रेगुलर बेसिस। मेरी अभी तक की जो हाईएस्ट सेल है वो $40,000 की है। और हम $5 से $10,000 के डोमेन्स रेगुलरली बेचते हैं और अभी मेरा 23,000 डोमेन्स का पोर्टफोलियो तैयार है। आप मुझे मीवी की स्टोरी बताइए, लाइक हाउ यू रिकॉग्नाइज कि ये इतना ये। देखिए, mivi.in डोमेन था, मैंने लिया था और फिर मैंने उसको थोड़े समय रखा था और फिर उसके बाद उसको बेच दिया था और उस पर आज बहुत बड़ी जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कंपनी देखते हैं वो खड़ी। आपने मीवी कितने का सेल किया था? मेरे ख्याल से उसके पर्टिकुलर्स बताना वीडियो पे सही नहीं होगा, पर मैं आपको सेल प्रभात अलग से दिखा दूंगा उसके बाद, अगर आपको अपने ऑडियंस को बताना हो। इट वाज अ 5 figure सेल। आज का पॉडकास्ट की मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर ही है। अच्छा। कि कुछ ऐसा निकल के आए कि जो यूजुअली आपने अब तक इंटरनेट पर या किसी स्टेज पर जो ना शेयर किया हो, चाहे वो आपकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कुछ ऐसी, या कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो बिगिनर्स को थोड़ा सा हेल्प कर सकें उनके माइंड में एक फ्रेमवर्क करने। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो तुमने। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में जो न्यू ऑडियंस हो उसके लिए बताएं कि लाइक हाउ यू एग्जैक्टली स्टार्टेड। देखिए, मेरे ख्याल से आपके ऑडियंस को काफ़ी कुछ तो पता ही होगा मेरे बारे में। आई एम पंकज जर्गी एंड आई स्टार्टेड माय डोमेनिंग करियर इन 2012, मतलब कोई 10-11 साल पहले मैंने शुरू किया था। अर्लियर हम बहुत सारी चीज़ों में काम करते थे। शुरुआत हमने की वेब डेवलपमेंट, SEO और डेटा रिकवरी और इन सारी चीज़ों से। पर चूंकि एक ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट टॉक है तो आई बिलीव कि मैं एकदम ऑनेस्टली आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो प्रभात, मैंने पाया कि मैं बहुत लेज़ी किस्म का इंसान हूँ। सो आई फिगर्ड आउट कि जितनी भी ये चीज़ें हैं जिनमें आपको एक्टिव रह के काम करना, मतलब जितना समय तक आप कुआं खोदते रहेंगे उतने समय तक आपको पानी मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें करते करते मुझे लगा कि यार दिस कांट बी द वे टू बी वेल्दी। एक पैसे कमाना अलग होता है और एक वेल्दी होना अलग होता है। तो मैंने देखना शुरू किया आसपास कि यार क्या ऐसी चीज़ें इंटरनेट में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से हैं जहाँ से हम बेहतर पैसा बना सकते हैं। तब मैंने एक खबर पढ़ी, शायद 2012 की बात है ये, दैट अ डोमेन नेम वॉज सोल्ड फॉर $4 million। ओके, डोमेन का नाम था giftcard.com। तो giftcard.com जो है वो $4 million में बिका, ये मुझे पता चला। और वो खबर सुन के ना मैं पागल हो गया पढ़ के, क्योंकि वो डोमेन रजिस्टर कितने में हुआ होगा आपको पता है? वो रजिस्टर होगा $20 में हार्डली। तो $20 का डोमेन रजिस्टर हुआ $4 million मिल गया। मतलब ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट पे हैं। ये पता लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉकर था। तो उसके बाद मैंने उस फील्ड में रिसर्च करना शुरू की कि कैसे होते हैं डोमेन नेम्स, क्या होते हैं, कैसे बिकते हैं और कैसे एक्वायर करते हैं। फिर उस चीज़ में मैंने पढ़ा, रिसर्च की, कुछ एक डोमेन्स रजिस्टर किए। मुझे लगता था डोमेन्स बहुत अच्छे हैं पर वो नहीं निकले, बेचने की कोशिश की, मुंह के बल गिरा। और फिर उन सारी चीज़ों से चलते चलते आज इन 2023 आज फिर मैं इस लेवल पे हूँ वेयर आई मेक मोस्टली 4 and 5 figure सेल्स ऑन रेगुलर बेसिस। मेरी अभी तक की जो हाईएस्ट सेल है वो $40,000 की है। और हम $5 से $10,000 के डोमेन्स रेगुलरली बेचते हैं और अभी मेरा 23,000 डोमेन्स का पोर्टफोलियो तैयार हो गया। 23,000 डोमेन्स का पोर्टफोलियो। ओके, अमेजिंग। मतलब लास्ट टाइम जो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था उसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि लाइक कैसे इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आपने ये चीज़ बोली थी कि एक समुद्र की तरह है और इसमें से आप जितना निकालोगे उतना आपको मिलेगा। लेकिन बिगिनर को ये समझ में नहीं आता कि लाइक हाउ टू एग्जैक्टली स्टार्ट। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशनल इंटरव्यूज़ देखे, आपके भी देखे और भी लोगों के देखे, इंटरनेट पे पढ़ा,
लेकिन स्टार्टिंग में उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप इस स्टेप से शुरू करके देख सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि कुछ 2 या 3 स्टेप्स में उन बिगिनर्स के लिए आप कुछ ऐसा गाइड करें कि लाइक जहां से वो शुरू कर सकते हैं, और बहुत ही लाइक मान के चलिए कि मैं आपका छोटा भाई हूं और मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास 5,000 रुपए हैं, मैं उन 5,000 रुपए से अपने डोमेन इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्रभात ये। देखो, मैं ये सजेस्ट करूँगा, डोमेन इन्वेस्टिंग में पैसा डालने के भी पहले, पैसा लगाने के पहले जो चीज़ लगाना चाहिए वो है दिमाग। तो दिमाग कहाँ लगाते हैं, और उससे पहले लगाना चाहिए समय। तो एक फोरम है नेमप्रोस करके, मैं अपने सारे वीडियोस में बताता हूँ। nemepros.com इज़ लाइक द ओशन ऑफ डोमेन इन्वेस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। वहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स और सारे लोग आके चर्चा करते हैं। उसमें बिगिनर रिसोर्सेज करके भी एक सेक्शन है, वहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं, किस तरह के डोमेन बिक रहे हैं, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। तो पहले 15 दिन तो आप सिर्फ उसको पढ़िए, एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या सेल हो रहे हैं। एक दूसरा पोर्टल है namebio.com, namebio करके। namebio इज़ द डेटाबेस ऑफ ऑल डोमेन्स दैट आर बीइंग सोल्ड। जितने भी डोमेन्स बिकते हैं वो namebio पे पता चलता है। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में अभी करेंटली क्या बिक रहा है। ठीक है, तो आप नेमप्रोस पढ़िए, namebio पढ़िए, और इन दोनों को पढ़ के फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। दूसरा, मुझे बिगनर्स को ये सलाह है। बिगनर्स में एक दिक्कत ये होती है कि मैंने जो सेल्स फिगर बताई, मैंने मोटिवेट करने के लिए बताई है, पर वो ये सोचते हैं कि मैंने $5 का डोमेन आज खरीदा तो मेरा $50,000 में ही बिके सीधा, या $5,000 में ही बिके। तो $5 का डोमेन आप एज ए बिगनर खरीद के $5,000 में ही बिकने का इंतजार करोगे तो यू आर प्रिपेयरिंग द रेसिपी फॉर योर फेलियर। ठीक है, एज डोमेन इन्वेस्टर आपको लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको $5 के डोमेन का अगर $200 का ऑफर आ गया ना, तो बेच दो। $100 में बिक रहा है, बेच दो। 5 का 100 भी 20 गुना होता है। फिर आप इसको स्केल बाद में कर सकते हो। पर हम क्या करते हैं, बिगिनर्स क्या करते हैं, कई लोग, जब मैं भी बिगिनर था, कि हम डोमेन लेकर बैठ जाते हैं, अपने डोमेन से प्यार करने लगते हैं कि नहीं ये बिकेगा तो 5,000 में ही बिकेगा। तो जितने में जो जा रहा है, लिक्विडिटी बढ़ाते रहो और एक्सपीरियंस गेन करते रहो। ये बिगनर्स को मेरी सलाह। लाइक जो आपने बताया कि आपने भी एक डोमेन खरीदा और आपका वो नहीं बिका जितना आपने सोचा था, उस समय आपने ऐसा क्या खरीद लिया कि लाइक कोई नाम खरीद लिया किसी चीज का, या आपका वो क्यों नहीं बिका, उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि हमें लगता था कि ये कीवर्ड, मैंने डोमेन वो खरीदा था season1.net। अच्छा, मेरी सोच ये थी कि वेब सीरीज आती है, उनके सीजन्स आते हैं, किसी भी वेब सीरीज का जो है सीजन 1 लूँगा, कोई भी वेब सीरीज वाला ले लेगा। फिर मुझे पता चला कि season1.net इसका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपको एक इन्वेस्टर की नज़रिए से भी सोचना पड़ेगा और एक यूज़र के नज़रिए से भी सोचना पड़ेगा। यूज़र के नज़रिए से आप देखो कि ये कोई भी वेब सीरीज, अगर आप नेटफ्लिक्स वाले हो या आप अगर कोई सीरीज़ के डायरेक्टर हो, आप season1.net करके क्या करोगे? सीरीज़ का नाम फिर भी काम आ सकता है ना। लेट्स से secretgames.com, ये भले ही काम आएगा, सीजन काम नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम किसी सीरीज का नाम ले लेते हैं तो उसके बिकने के चांसेस होते हैं? बिकने के चांसेस होते हैं, पर साथ में उनमें ट्रेडमार्क रिस्क भी होता है। ओके। अगर उस सीरीज को उन्होंने ट्रेडमार्क कराया होगा, जो कि अधिकतर कराते हैं, तो हम उस टेरिटरी में पैर रख रहे हैं जो कि सही नहीं है। मतलब किसी और के ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करना, वो डोमेन इन्वेस्टिंग नहीं, वो फिर साइबर स्क्वाटिंग कहलाती है, जिसको मैं कभी भी आपको एनकरेज नहीं करूँगा। ओके, ये नहीं। तो ये इस तरह के डोमेन्स हमने लिए, फिर समझ में आया कि नहीं यार, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, और फिर वहाँ से थोड़ा गिरते संभलते जर्नी आगे बढ़ी। पता कैसे लगा आपको, कब इस चीज़ का आइडिया लगा कि नाउ दिस वुड बी माय स्ट्रेटजी, कि इस तरीके के डोमेन्स इस मार्केट में चल रहे हैं? मैं चाहूँगा कि छोटा सा कुछ आप आइडिया दें उस पर। देखिए, मैंने शुरू में .com और .net डोमेन में किया। पहले तो .com में ही किया, फिर थोड़ा .net में किया। फिर मुझे पता चला कि अगर इस इंडस्ट्री में हमें कुछ करना है तो हमें वी विल नीड टू कम अप विथ सम काइंड ऑफ सीक्रेट सॉस। सीक्रेट सॉस से मतलब है, सीक्रेट सॉस मतलब कोई बहुत अलग से सीक्रेट नहीं, पर कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी या कोई भी एक ऐसा पैटर्न आपको पकड़ना है जो बाकी लोग ना कर रहे हो। ठीक है, जैसे इस इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ आपको, कई लोग छोटे डोमेन्स में काम करते हैं, शॉर्ट लेटर 3 और 4 लेटर। कई लोग कीवर्ड डोमेन्स में काम करते हैं, कई लोग हिंदी वर्ड्स में काम करते हैं, है ना। हिंदी वर्ड्स मतलब घर, मकान, इस तरह की चीज़ें हिंदी वर्ड्स में काम करते हैं। कई लोग
जियो कीवर्ड्स पे काम करते हैं। जियो कीवर्ड्स जैसे न्यूयॉर्कप्लम्बर्स.com, ये एक जियो हो गया, सबके निश अलग अलग हैं। तो आपको अपना कुछ ऐसा निश पकड़ना होगा जिस पे आपकी महारत हो और उस निश का आपको पूरा एक्सपर्टीज हो। पूरा जेनरिक करने के बजाय कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ ले जिससे आपका माइंड क्लिक हो जाए, और उसको पकड़ के अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा सफल होंगे। स्टार्टिंग में आपने कौन सा निश चूज़ किया था अपने लिए? हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने लोगों के जैसे .com ही किया था। फिर मुझे समझ आया कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो मेरा निश मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया अदर एक्सटेंशंस जैसे .net, .org। फिर कोई .net का ऑफ़र आया था तो हमने कुछ 100-200 .net खरीद लिए। org का ऑफ़र आया था वो खरीद लिए, फिर वो बिके। तो मुझे समझ आया कि .com जो है वो बहुत सैचुरेट हो चुका है, और मेरा निश करते करते फिर आज मैं प्राइमरीली .in में डील करता हूँ। .in मुझे अभी गोल्ड माइन लग रहा है जिस पे मैं काम करता हूँ। और मेरी लर्निंग ये रही कि .com चूँकि कॉम्पिटिटिव था, उसको छोड़ के बाकी चीज़ों में भी देखें और एक्सप्लोर करें। ये मैंने अपने सफ़र के दौरान सीखा। एक क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है इसमें कि लाइक अभी आपने अपना निश चेंज किया, यानी कि आप .in में मोस्टली डील कर रहे हैं। .com में शुरुआत से कंपटीशन था। अभी बिगिनर्स के लिए आपने बोला कि आपकी उनकी एक निश होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी नाम को चूज़ करते हैं, किसी भी नेम को चूज़ करते हैं, सो आपको ये आइडिया कैसे लगता है कि हाँ इस डोमेन की वैल्यू इतनी हो सकती है, पहली चीज़। एंड सेकंड वन ये कि अभी आपने एक चीज़ ये भी बोली कि आप एक साथ अब बहुत सारी खरीद लेते हैं, 100-200। तो एक नाम का तो आइडिया मुझे समझ में आ जाता है। 100 नाम बल्क में खरीदने का मतलब है कि आप हर नाम के लिए क्या अलग स्ट्रेटजी और उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना आप एक नाम के लिए दे रहे हैं, या आपने उससे सिमिलर वो सारे नाम खरीद लिए? देखिए, आपके प्रश्न के 2 हिस्से में दोनों पे अलग अलग उत्तर दूंगा। पहला ये था कि कैसे देखते हैं कौन सा अच्छा है, वैल्यू कैसे देखते हैं, है ना, और दूसरा है कि बल्क में कैसे मैनेज करते हैं। तो पहले वाले का तो ये है प्रभात उत्तर कि थोड़ी देर के लिए खुद को डोमेन इन्वेस्टर ना समझ के एक यूज़र समझ के देखो, तो आपको अधिकतर तो वहीं से पता चल जाता है कि अगर मैं यूज़र हूँ तो मकान.com डोमेन है ना, क्या काम का हो सकता है। इस अगर वो डोमेन सुनते ही आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई डेवलपमेंट प्लान कौन दे जाता है कि लेट से मकान.com पे हम क्या बना सकते हैं, रियल एस्टेट लिस्टिंग बना सकते हैं, हाँ ये काम कर सकते हैं। तो अगर डोमेन का नाम सुनने के पहले 6 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में उसका डेवलपमेंट प्लान अगर आ रहा है, तो मतलब वो डोमेन एंड यूज़र का है, ठीक है, एंड यूज़र के काम का है। अब जैसे मैं बोलता हूँ season1.net, क्या आपके दिमाग में इमीडिएटली कोई डेवलपमेंट प्लान आता है इसको लेकिन? नहीं आता, है ना। डोमेन अच्छा है, कीवर्ड है, डिक्शनरी वर्ड है, पर अगर लाइक इसकी जगह होता webseries.com तो वो काम का हो सकता। तो ये तो हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा, बल्क में कैसे मैनेज करते हैं, तो शुरू में तो ऑफ कोर्स जब मैं अकेला था, आई वाज दी लाइक सोल आर्मी। तो जब मैं 1 मैन आर्मी था तब मैं खुद ही करता था। फिर मैंने एक पैटर्न निकाल लिया कि किस तरह के डोमेन्स और किस तरह के मैट्रिक्स पे करते हैं। तो आज मेरे लिए 5 लोगों की टीम काम करती है, एंड दोज 5 पीपल हैव द टास्क ऑफ मैनेजिंग द पोर्टफोलियो, रजिस्टरिंग न्यू डोमेन्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ एक्सपायरी, मैनेजिंग द सेल्स, बात करना, ये सब जो है वो लोग करते हैं। तो उसमें मैंने कुछ एक मैट्रिक्स उनको बता दिए हैं कि गूगल में इतनी मंथली सर्चेज हों, जैसे हर डोमेन कह रहता है कि उस कीवर्ड पे कितनी सर्चेज आ रही हैं, एक उससे मैटर करता है। एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सा मैट्रिक है कि उस डोमेन के दूसरे एक्सटेंशन में कितने रजिस्टर्ड है। मैं एक उदाहरण दूँ, अगर कोई डोमेन .net, .org, .info, .in सब में रजिस्टर्ड, और अगर आपको किस्मत से उसका .com मिल गया तो 100% वो काम का है ना। तो ये तो 100% काम के वाली बात होगी। अब पर चूंकि वो आसानी से मिलेगा नहीं, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करें कि जिस चीज़ के .com, .net और .org रजिस्टर्ड हो और हम उसका .in ले लें, तो ये एकदम श्योर शॉट वे तो नहीं है, पर हाँ आपको डोमेन ऐसे मिल बहुत जाएंगे और वो मिलके उनके बिकने की संभावना ज़्यादा होगी बजाय किसी रैंडम .com खरीदने के। आपका प्रोसेस अब क्या रहता है कि लाइक वो उसे कैसे बेचना है, उस डोमेन को कैसे सेल करना है? देखिए, बेसिकली डोमेन बेचने के 2 प्रोसेस होते हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड। आउटबाउंड यानी जिसमें हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि हमारे पास ये डोमेन है, हमारे पास ये है, क्या आप खरीदना चाहेंगे। और इनबाउंड होता है हम उस डोमेन को लगा के रख देते हैं, उसको बेचने की सारी सहूलियत दे देते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पे बिक सकता है, और वहाँ से अगर किसी को ख़रीदना हो तो ख़रीद लेता है। तो शुरू में मैंने आउटबाउंड भी किया था जिसमें हम लोगों को अप्रोच करते थे, पर धीरे धीरे ऑनेस्टली प्रभात मुझे लगने लगा कि
ये कहीं ना हम लोगों के कंसेंट के बिना उनसे पूछ रहे हैं और उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि शायद स्पैमिंग आ रही है यार, मुझे किसी इंसान का मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो आउटबाउंड फिर मैंने बंद करवा दी। अब हम सिर्फ इनबाउंड करते हैं। इनबाउंड में तरीके होते हैं कि अपने डोमेन को हाईली विजिबल कैसे रखें, है ना, कि वो बिक सके। देखिए, अगर मैं आपको ऑफलाइन मार्केट से कंपेयर करके अगर बताऊं, तो मान लीजिए कि आपकी सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान है ना, तो हमारे इंदौर मार्केट में सराफा है। मैं बाय द वे आज रात को आपको ले चलूँगा घुमाने। तो वहाँ दिन में जो ज्वेलरी की जो शॉप्स होती हैं, तो उसमें कई तो ऐसा रहते हैं, बाहर उनके एजेंट्स घूमते रहते हैं, वो पकड़ के आपको ले जाते हैं, बहन जी क्या चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए, भैया क्या चाहिए, अंगूठी चाहिए, आओ आपको चेन दिखाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आउटबाउंड। पर उससे इंसान को इरिटेशन होती है। मैं उन लोगों को साफ झड़क देता हूँ कि मुझे कुछ लेना होगा मैं खुद आ जाऊँगा। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने जो ज्वेल्स हैं, जो आपकी जो ज्वेलरी है, आप उसको कांच में अच्छे से सजा के रखें, उसके ऊपर लाइटिंग रखी है, चारों तरफ से उस पर रोशनी पड़ रही है और दिख रहा है लोगों को, और वो देख के कोई अट्रैक्ट होके आ रहा है। और तीसरा तरीका ये होता है कि वो अंदर ही रखे हुए, ना आप किसी एजेंट को भेज रहे हो, ना आपने उनको सजा के रखा है। तो कई लोग ये करते हैं कि डोमेन लेके खरीद के पटक लेते, सोचते अपने आप बिक जाएगा, तो वो तो कभी नहीं होगा। आपको दो में से एक चीज़ करना पड़ेगी। अगर मैं उसी एनालॉजी को कंटिन्यू रखूं, तो या तो आपको बंदे भेज के पकड़ के कि आओ दीदी मंगलसूत्र ले लो, आओ भैया चेन अंगूठी ले लो, या तो वो करना पड़ेगा, या फिर आप अपने शोकेस में इन्वेस्ट करो पैसा और वहाँ पे आप लगा के रखो डिस्प्ले में। सेम वे डोमेन्स में कि या तो आपको आउटबाउंड रीच करना होगा लोगों से कि हमारे पास ये डोमेन आप खरीदिए, या फिर आप अपने डोमेन को सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर दीजिए जहाँ भी हो सकता है, जिससे उसके बिकने की संभावना बढ़ जाए। ओके, सो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में था यहाँ पर, डाउट तो नहीं, क्वेश्चन ही था कि आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि लाइक हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना डोमेन लिस्ट किया जहाँ पर हमारे डोमेन के दिखने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो, अच्छी हो। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप ही की कोई कंपनी है, उसका मैंने डोमेन लिस्ट कर दिया वहां पर, तो अगर आपको नीड होगी आप वहां पर आओगे, तो जिस डोमेन को मैंने जिस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है उस प्लेटफॉर्म का भी कोई पर्टिकुलर चार्ज होगा कि लाइक इफ आपका डोमेन सोल्ड होता है तो इतना अमाउंट ऑफ परसेंटेज वो अपना कट लेगा। अगर कोई पर्सन क्योंकि स्टार्टिंग में है, उसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, और आई थिंक मुझे लगता है कि जो इस इंडस्ट्री के पुराने प्लेयर्स हैं, लाइक आप हो गए या और भी कुछ हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका डोमेन प्रायोरिटी पर होता होगा दिखाने के लिए किसी भी कस्टमर को। ये भी सेल्स वाली चीज़ है दुकान में कि जो पुरानी चीज़ है, उसके कंपैरिजन में किसी नए बंदे को चूंकि कॉन्फिडेंस उसे आए, आपको क्या लगता है कि आउटबाउंड मार्केटिंग उसके लिए बेस्ट रहेगी कि अगर आपने कोई अच्छा नाम चूज लिया है तो आप सामने वाली पार्टी को मेल कर सकते हो, या आप उसको ये दिखा सकते हो कि भाई ये चीज़ आपके लिए ज़रूरत हो सकती है फ्यूचर में, या कभी भी लगे तो मैं आपके लिए इस चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। मैं चाहूँगा कि इसमें एक ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना दें एज अ बिगिनर पर्पज से। देखिए, बिगिनर्स के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उन्हें दोनों ट्राई करना चाहिए। ओके, आउटबाउंड भी कर सकते हैं, बस आउटबाउंड में थोड़ा ध्यान रखें कि स्पैमिंग और मार्केटिंग में फ़र्क होता है। मार्केटिंग करें, स्पैमिंग ना करें। तो आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों कर सकते हैं। आउटबाउंड में ये रहता है कि उस कंपनी से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करें गूगल में, और जो भी कंपनीज आ रही है उनके कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनको मेल करें। इनबाउंड में ये होता है कि प्लेटफॉर्म पे जो आपने बात बोली वो एक बात सही नहीं है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके डोमेन्स ऊपर आएंगे। प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड सारे लोगों को समान ट्रीटमेंट मिलता है। ओके। और मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स की खासियत है कि वो लिस्ट करने का पैसा भी नहीं लेते हैं। पैसा तब लेते हैं जब आपका डोमेन बिकता है। 10 से 20% के करीब उनका कमीशन रहता है। मैं अभी प्लेटफॉर्म के नाम भी बताऊंगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे जब आप लिस्ट करते हैं और किसी ने डोमेन वो सर्च किया है ना, लेट्स से आपने makaan.com या makaan.in आपने कहीं पे किया है, तो जब आप, जैसे मैं अपने डोमेन की बात करता हूँ, जैसे आई एम दी ओनर ऑफ snooker.in, स्नूकर जो गेम होता है वो खेलता है। आई एम ऑल्सो दी ओनर ऑफ beard.in, है ना, तो जैसे आजकल कई बियर्ड और उस तरह जैसी कंपनियाँ हैं, वो लोग आजकल बियर्ड ग्रोथ पे बहुत काम हो रहा है। तो लेट्स से अगर मैंने beard.in, ये मेरा डोमेन है, मैंने लिस्ट किया है, तो अगर कोई भी नई कंपनी आती है जो बियर्ड ग्रोथ में है या बियर्ड ऑयल लेकर आ रही है या कुछ आ रही है, तो जैसे वो प्लेटफॉर्म पे बियर्ड डालेगी तो मेरा डोमेन उसको दिखेगा। उसमें चाहे पुराना प्लेयर हो चाहे नया प्लेयर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी आपका सेल हो चुका है ये वाला डोमेन? नहीं, मेरे पास है beard.in। ओके, अच्छा आप मुझे मीवी की स्टोरी बताइए, लाइक हाउ यू रिकॉग्नाइज कि ये इतना देखो ऑनेस्टली वो पहली बात तो जब हमने लिया था तब शायद वो कंपनी भी नहीं थी,
mivi.com मतलब मेरे लिए नहीं, डॉट इन था शायद। .in मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी था ये सुनने के बाद कि मतलब काफी पहले आपने ले लिया और आज के टाइम पे मिवी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये मैं इसलिए जानना चाहता था थोड़ा सा डिटेल में कि कैसे आपने उसको सोचा कि हाँ ये देखिए mivi.in डोमेन था, मैंने लिया था और फिर मैंने उसको थोड़े समय रखा था और फिर उसके बाद उसको बेच दिया था और उस पर आज बहुत बड़ी जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कंपनी देखते हैं वो खड़ी हो गई। तो उस वक्त मुझे ये लगा था, मैंने ये पाया था कि इस तरह के जो डोमेन्स रहते हैं इनको प्रोनाउंसिएबल CVCV डोमेन्स बोलते हैं, मतलब कैरेक्टर वॉवेल्स, जैसे मिवी, कीवी, टीवी, ठीक है, जीवी, ये इनसे कुछ प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। तो उस वक्त हमने कंपनी का ध्यान में रख के लिया था, हमने ये ध्यान में रख लिया था कि प्रोनाउंसिएबल डोमेन है तो कभी ना कभी कोई ना कोई ब्रांड इस पर बन ही सकता है। और वो जो फार साइटेडनेस थी जो हम जो देख पा रहे थे वो एक दिन फिर सच हो गया। कितने का आपने मिवी कितने का सेल किया था? मेरे ख्याल से उसके पर्टिकुलर्स बताना वीडियो पे सही नहीं होगा, पर मैं आपको सेल प्रभात अलग से दिखा दूंगा। उसके बाद अगर आपको अपने ऑडियंस को बताना हो तो आप उसको बता सकते हो, पर लाइव वीडियो पे नहीं, कोई बात नहीं। इट वाज अ 5 फिगर सेल। ओके, इट वाज अ 5 फिगर सेल। क्योंकि मुझे जब पता लगा और मैंने सुना तो मुझे एक जो मेरा पर्टिकुलर थॉट है, डोमेन इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट योर ओन क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको, ये जो मेरा पर्सनल थॉट है कि कोई नहीं सिखा सकता डोमेन इन्वेस्टिंग के बारे में। जैसे आपने अपने पैटर्न्स फिगर आउट किए, आपने अपने तरीके फिगर आउट्स किए और आप ऑलरेडी बता चुके हो कि एक समुद्र की तरह है। तो इट मीन्स कि अगर आप कोई अपना तरीका क्रिएटिविटी लेके आके फिगर आउट कर रहे हो, कोई कुछ भी हो सकता है, तो आप इस इंडस्ट्री में एक अच्छा काम या एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल सही। क्या पोर्टफोलियो क्रिएट करना आपको इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि लाइक आपका पोर्टफोलियो अभी आपने बताया 23,000 डोमेन्स का है, तो इस चीज़ में आपको वो हेल्प करता है कि लाइक जैसे मैं एक बायर हूँ और मुझे खरीदना है कि मैं भाई इनके पास से खरीदूंगा, मतलब ये ट्रस्टेड होगा या इस डोमेन में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों के थ्रू हो जाती हैं कि उन्होंने कोई डोमेन सेल कर दिया और वो बाद में प्रॉब्लमेटिक डोमेन है? या देखिए, अधिकतर जो सेल होती है इसमें प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। ओके। मेरे जो अधिकतर बायर्स हैं वो मुझे जानते भी नहीं और मैं भी उनको नहीं जानता। हम प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर देते हैं, वो आके खरीद के चले जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके। उनको तो ये भी नहीं पता चलता है डोमेन का ओनर कौन है। जैसे मान लो उन्होंने डाला कि बियर्ड, अब बियर्ड से रिलेटेड कई डोमेन्स आ गए कि कोई था कि beardoil.com, grow beard, अब उनको सीधे सिंगल कीवर्ड वाला beard.in ही दिख गया तो उन्होंने खरीद लिया। तो उनको दिमाग भी नहीं लगाना होता है किसका डोमेन है, वो प्लेटफॉर्म को पैसा देंगे, प्लेटफॉर्म अपना 20% कमीशन काट के मुझे दे देगा। तो ट्रस्ट यहाँ पे मेरे ऊपर करना नहीं करना इसकी जरूरत भी नहीं होने, प्लेटफॉर्म की है, प्लेटफॉर्म की है। तो प्लेटफॉर्म से ही बिकता है ये। मोस्टली चीज़ें मेरी डायरेक्ट डील्स बहुत कम हुई है, अधिकतर प्लेटफॉर्म से बिकी। डायरेक्ट डील्स बहुत कम होने का रीजन कहीं ये तो नहीं कि आप शुरू से ही आलसी थे और आपको लगता था कि मैं टाइम दूंगा, कन्विंस करूंगा, उससे ज्यादा अच्छा है कि लोग खुद आए मेरे पास। समवॉट ये ट्रू है, बट मैंने देखा कि मैंने इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ प्रभात, कि लोगों को इस तरह से अप्रोच करना वो मुझे स्पैमिंग लगता है। क्योंकि उसमें फिर कई लोगों के ये भी जवाब आते थे, पहले हमने आउटबाउंड भी किया था कि क्यों हमें परेशान कर रहे हो और नहीं चाहिए हमें, और मतलब वो टेक्निकली ना वो कहीं ना कहीं वो मेरी मानसिक ऊर्जा बहुत खींच लेती थी वो चीज़। राइट। मतलब इन द स्टार्टिंग अगर मैं बिगिनर्स के लिए इफ आई एम राइट सजेस्ट करूं कि अगर आपको करना भी है आउटबाउंड मार्केटिंग तो ऐसे प्रीमियम लोगों के लिए करिए जिनकी समझ थोड़ी सी ठीक हो, जो इस इंडस्ट्री को या उस चीज की वैल्यू को समझे। एग्जैक्टली। और आउटबाउंड और इनबाउंड मिक्स करके कीजिए। कि लाइक अगर मुझे आपको पिच करना है तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि आप इस इंडस्ट्री में हो और मैं आपको एक बार बता के अपना काम खत्म करूं। आप उनको एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से। लाइक बियर्ड की हम लोग अभी बात कर रहे थे, या मीवी जैसे आपने खरीदा। अब मेरे ये इन दोनों से क्वेश्चन ये हैं, इन दोनों नेम से, कि लाइक आपने कैसे इस चीज़ को समझा कि अब इनसे रिलेटेड जो आप बल्क में डोमेन मैनेज करते हो, तो वो मुझे जानना है कि एक साथ आपने कैसे 100 डोमेन्स खरीद लिए या 1000 खरीद लिए। कैसे, मतलब आप टेक्निकल प्रोसेस पूछना चाह रहे हैं? टेक्निकल तो वो सिंपल है कि मान लीजिए जो प्रोसेस है आप बताएंगे वो सीखेगा, लेकिन एक नाम तो आपको लग गया ये यूनिक है, वो 100 नाम आपने एक साथ कैसे डिसाइड किए? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हमने टीम बैठा दी है। ओके। है ना, 5 लोगों की टीम है जिसको मैंने फिल्टर्स दे रखे हैं। उनका काम ये है कि रोज़ के अवेलेबल डोमेन्स देखना, कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, उस पर काम करना, उस तरह के डोमेन्स लेना। तो बल्क में क्या होता है कि ऑफ कोर्स उतना सक्सेस रेशो नहीं आता है,
पर रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ जाता है। तो टीम के बेस पे ये काम होता है। अब मुझे अकेले एक एक डोमेन को नहीं देखना पड़ता। मतलब अभी तक मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आपने सारे एकदम से क्लियर और बिल्कुल बेबाकी से आंसर किया। अब इसी वजह से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन जनरेट हो गया है कि लाइक आप इतना खुल के बोल पाते, इवन मुझे लगता है कि जो भी आपसे सजेशन मांगता है, कभी ये फियर नहीं आया कि यार ये मेरा एक कॉम्पिटिटर हो सकता है, या फिर कि मतलब मैंने ऑनेस्टली देखा है कि लोग नहीं बताना चाहते, कहीं ना कहीं वो गैप कर देते हैं, जो एग्जैक्ट प्रोसेस उन्हें बताना चाहिए वो नहीं बताना चाहते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है प्रभात, और इसका जवाब ये है कि डोमेनिंग एक ऐसी चीज़ है ना, फॉर्चुनेटली, कि यहाँ कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। क्योंकि आप एक बात देखिए, इस दुनिया में लाखों करोड़ों शब्द हैं और लाखों करोड़ों इंसान हैं, और सबका थॉट पैटर्न अलग है, सबका थिंकिंग पैटर्न अलग है, सबका सोचने का नज़रिया अलग है। आज अगर मुझे कोई डोमेन अच्छा लगता है कि donaldtrump.com ये अच्छा डोमेन है, तो आपको हो सकता है पर्दे.com आपको अच्छा लग रहा हो। देख लो दोनों के बीच में कितना गैप है। आपको पर्दे.com अच्छा लग रहा है, मुझे donaldtrump.com अच्छा लग रहा है ना। किसी को carrepair.in अच्छा लग रहा है। एकदम अलग अलग लोग हैं। तो थॉट प्रोसेस इतना डिफरेंट है कि मैंने अगर आपको कुछ बता भी दिया चीज़, तो आप उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेके अपने निश में कर पाओगे। जो मेरे दिमाग में जो डोमेन आया है, आप उसको चुरा नहीं सकते ना। यू कैन नेवर स्टील माई थॉट प्रोसेस। तो डोमेनिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि इसमें जितने भी लोग आए ना, उससे कंपटीशन इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप वो डोमेन सोच ही नहीं पाओगे जो मैं सोच रहा हूँ, और आप जो सोच पा रहे हो मैं नहीं सोच पाऊंगा। तो इसमें जितने भी लोग आए, जितना करें, उससे पुराने वालों के बिजनेस कोई छीन के नहीं ले जा रहा है। ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि एक ही चौराहे पे अगर दो लगी है तो एक दूसरे का बिजनेस काट देंगी। इसलिए ये चीज़ में बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे .com की हम बात कर रहे थे अभी, तो स्पेलिंग्स का कितना बड़ा इसमें खेल है? देखो स्पेलिंग का खेल बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इंटरनेट पे, फेसबुक पे जब रहता हूँ तो मस्ती मजाक भी चूँकि चलते ही रहता है, तो लोग मेरे स्पेलिंग ठीक करने और उसको लेके बहुत वो सचेत रहते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई भी मिस स्पेल्ड अगर डोमेन है, हमें लगता है एक कैरेक्टर ही तो इधर का उधर है, क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका आधा दाम तो मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है। और डोमेनिंग करते करते ही, डोमेनिंग ने मुझे स्पेलिंग को लेके इतना कंसर्न कर दिया है कि मुझे गलत स्पेलिंग पहली नज़र में दिख जाती है। मेरे साथ हो चुकी हैं ऐसी चीज़ें, और आप लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ भी ना हो, इसलिए मैं एक दो केस स्टडी शेयर कर देता हूँ। कि लेट्स से entrepreneur.com, आपको क्या लगता है प्रभात, ये डोमेन की कितनी वैल्यू होना चाहिए? आज की डेट में तो बहुत होना चाहिए। कितनी, हम अगर रकम माने तो? कुछ भी अगर मैं कहूँ तो जो आपने अपना पहला डोमेन अभी गिफ्ट कार्ड बताया था, सेल हुआ था, इतने में सेल हो सकता है ये। मैं उससे भी ज्यादा मैं मानता हूँ, मतलब $10 मिलियन हम इसको मान के रखें, बहुत बढ़िया। तो entrepreneur.com की जो स्पेलिंग है कि ENTRE और वैसा, हाँ, तो अब इसमें अगर मैं ये करूँ कि एक R और E को मैंने स्वैप कर दिया है ना, तो क्या लगता है आपको इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए? कि 10 मिलियन नहीं, 5 मिलियन तो होगी? नहीं, फिर नहीं। 1 मिलियन होगी? नहीं। 100,000 होगी? हाँ, एक सोच सकता हूँ ऐसा बिगिनर। हाँ। 50,000 होगी? उस डोमेन की वैल्यू $50 भी नहीं होगी। और ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। राइट, ठीक है, ये चीज़ लोगों को लगता है कि और ऐसा क्यों, उसकी वैल्यू क्यों बिल्कुल नल हो जाएगी? क्योंकि जब भी कोई इंसान ब्राउजर में टाइप करेगा तो वो सही स्पेलिंग ही टाइप करता है। राइट। या फिर गूगल में जब डालेगा तो गूगल अपने आप उसकी सही स्पेलिंग, डिड यू मीन एंटरप्रेन्योर, ऐसा करके अगर आपने गलत स्पेलिंग पे वेबसाइट बना भी रखी है तो भी वो सही वाला गूगल बताएगा। राइट। तो मिस स्पेल्ड जो है, लोगों को लगता है कि इनकी वैल्यू यार 1% भी हुई तो भी हम तर जाएंगे, पर 1% भी नहीं होती। इसीलिए कारण है कि entrepreneur.com अवेलेबल नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, पर आपको ये वाले मिल गए। तो अगर आपको अवेलेबल मिल गया रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी ने ले रखा है वैसे अभी? ऑफ कोर्स, मतलब ये जितने भी प्रीमियम डोमेन थे तो ले ही रखे हैं ना। हाँ, ओके। और अगर entrepreneur.com की कंपैरिजन में entrepreneur.in या .info, तो वो बेटर डील है, अगर सही स्पेलिंग के साथ, सही स्पेलिंग के साथ, बिल्कुल बेटर डील है। सो मतलब ये आई थिंक मुझे लगता है कि जो चीज़ आज आपने शेयर की है कि लाइक आप चेक कर सकते हो कि उससे सिमिलर वो और कितने डोमेन्स में रजिस्टर्ड है, तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि उस इंडस्ट्री में जाने के लिए। एग्जैक्टली। और इसके अलावा हम जैसे सेल करने की बात करते हैं, आई थिंक हमने उस पर बात भी की थी, क्योंकि आपने पहले ही इस चीज़ का आंसर कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे नहीं जाते हैं।
लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वर्बली मेरे लिए या फिर एक न्यू लोगों के पर्पज से आप डील क्लोज कैसे कर सकते हो कि लाइक आपने देख के बता दिया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में कि हाँ इस डोमेन की वैल्यू इतनी हो सकती है, और आपके पास अगर वो बंदा आता है तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने डील अपने अमाउंट पर क्लोज की हो? हाँ, जब हम आउटबाउंड करते थे तब ऐसा बहुत किया है। उसमें एक नेगोशिएशन की पूरी प्रोसेस होती है। आप बोलते हैं 5,000, वो बोलता है 500, फिर आप कहते हैं नहीं 4500, फिर वो कहता है नहीं 700। तो ऐसा हैगल करते करते मान लो बीच में कहीं 2-2,500 पे डील क्लोज हो गई। तो नेगोशिएशन होती है, पर वो नेगोशिएशन में अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपको पता नहीं होता कितने पे इसको करना है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रीफर इनबाउंड कि उस पर एक बाय नाउ पे लगा के छोड़ दो, और बाय नाउ पे जो है आपका जितने में बिकना होगा वो उस पे बिक जाएगा। तो इस तरह की मैंने डील्स, आपका जो सवाल था कि क्या क्लोज की है, तो की है, मेरे टीम मेंबर्स ने भी की है। बट अल्टीमेटली जैसा कि मैंने बोला कि वो बहुत मुझे ऊर्जा खींचने वाला काम लगा। तो अब मैं स्टेबल होने का था वो चीज़ नहीं करता, पर हाँ न्यूबीज़ के लिए और बिगनर्स के लिए आउटबाउंड अभी भी एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन है। क्योंकि आई मीन टू से जब मैं कुछ डोमेन सर्च करता हूँ, और मैंने भी आपको देखने के बाद ही शुरू किया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और मेरे पास कुछ ऐसे नेम्स आइडियाज थे, और मैंने उस क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा कि कौन सी चीज़ों पे ट्रेडमार्क हो सकता है, कौन सी चीज़ों पे नहीं। जो कुछ नेम मैंने निकाल के लेके आया, जो मेरे आइडियाज़ थे, मेरे खुद के थॉट्स थे, मैंने देखा कि उन डोमेन्स पे खुद गोडैडी सजेस्ट कर रहा है कि इस डोमेन की कीमत इतनी हो सकती है। तो क्या वो सही है या वो किस हिसाब से? देखिए, गोडैडी का जो वैल्यूएशन है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो एक लाइन है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो गोडैडी का जो वैल्यूएशन है वो उसी शेर की तरह है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली हम ले नहीं सकते, इंडस्ट्री में कोई भी नहीं लेता है, क्योंकि उस वैल्यूएशन पे अगर डोमेन बिकने लगते तो हिंदुस्तान का हर छोटा मोटा डोमेनर आज करोड़पति हो जाता। तो वो वैल्यूएशन सिर्फ एक वो एआई वैल्यूएशन है कि इतना हो जाएगा। आप गोडैडी से बोलना इतना बिक रहा है तो क्या आप खरीदोगे मेरा डोमेन इतने पे? तो वो वैल्यूएशन को डोमेनिंग में कोई सीरियसली तवज्जो नहीं देता है। इस लाइन में अगर कोई मार्केटर है, स्ट्रेटजी जिसकी बिल्डिंग अच्छी है, तो वो फायदा ले सकता है आउटबाउंड में, स्टार्टिंग। बिल्कुल, जिसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है। बहुत सही, बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर मतलब जैसे कि थिंकिंग की अभी हमने बात की, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे और बहुत सारे हमने मतलब कहते हैं कि क्राइटेरियाज पे बात की। तो क्योंकि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है तो एक ही वो सेल्स वाली चीज आ जाती है, और आप उस चीज का स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, सेल मजबूत है तो हर चीज में आप यूज कर सकते हैं, डोमेनिंग में भी। तो जैसे कि अभी हमने मतलब पूरे डोमेन इंडस्ट्री के आई थिंक मोस्टली हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की। जो अभी हमारे कुछ फैक्टर्स रह गए हैं, जैसे कि रीसेल की बात करने की आई, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए कि मतलब कौन से ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर हैं जहां पर हम जाके हम अपने डोमेन्स को रीसेल कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, मतलब रीसेल नहीं, कहाँ पे हम लिस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे बेच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल है प्रभात। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा कि डोमेन नेम प्लेटफॉर्म भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल मार्केट प्लेसेस, एक होता है रजिस्ट्रार नेटवर्क पार्टनर्स। इंडिविजुअल मार्केट प्लेसेस में जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनमें शामिल है सीडो, एक सीडो करके है, सीडो.com, dan.com, ये दो प्राइमरी मार्केट प्लेसेस हैं। अब हालांकि इन्होंने रजिस्ट्रार इंटीग्रेशन भी शुरू कर दिया, मैं उस पर भी आऊँगा। मार्केट प्लेसेस पे क्या होता है कि कोई इंसान उस मार्केट प्लेस पे जाके, लेट्स से मैं फिर से बीएड का एग्जांपल लेता हूँ, उस मार्केट प्लेस पे जाके अगर बीएड सर्च करेगा तो उसको मेरा डोमेन दिखेगा। ये रेगुलर मार्केट प्लेस होता है। अब रजिस्ट्रार नेटवर्क मार्केट प्लेसेस में क्या होता है, जैसे सीडो भी आजकल रजिस्ट्रार नेटवर्क मार्केट प्लेस है, और रजिस्ट्रार नेटवर्क मार्केट प्लेस में एक और कंपनी है आफ्टरनिक, जो गोडैडी की ही सिस्टर कंपनी है। इन पे आप डालते हैं तो पता है क्या होता है, इन पे होता है कि अगर कोई बंदा नया डोमेन रजिस्टर करने भी गया है, मान लो अगर मेरे पास beardoil.com है और कोई बंदा गोडैडी पे गया है या डायनाडॉट पे गया है या किसी भी रजिस्ट्रार पे गया है, और वहाँ पे अगर वो टाइप कर रहा है बियर्ड ऑयल, तो उसको मेरा डोमेन दिख जाएगा कि देखो बियर्ड ऑयल ऐसे रजिस्टर नहीं है, बियर्ड ऑयल अवेलेबल है $2000 पे बिकने के लिए, क्या आप खरीदना चाहेंगे? मतलब अलग से किसी मार्केट प्लेस पे नहीं गया, बंदे को ये भी नहीं पता है कि मार्केट प्लेस क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता डोमेनर क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता है कि डोमेन किसी ने रजिस्टर करके रख लिया है,
उसे ये लग रहा है कि ये डोमेन $2000 का है, ये GoDaddy बेच रहा है मुझे, तो उसके लिए आपको GoDaddy में भी एक प्रीमियम लिस्टिंग होती है, वो करना होती है। आफ्टरनिक पे कर सकते हैं, डैन पे और सीडो पे। ये 4 तरह की लिस्टिंग्स की मैं आपको सलाह देता हूँ। GoDaddy, सीडो, GoDaddy प्रीमियम लिस्टिंग, सीडो.com, डैन और आफ्टरनिक, ओके, इन पे डालें और डोमेन को बाय नाउ पे रखें। 2 चीज़ें होती है कि एक मेक ऑफर यानी सामने वाला ऑफर करेगा मुझे इतने में खरीदना है, उसका इतना टर्न अराउंड रेशो नहीं है जितना मेरा अनुभव है आज तक का। अब एक ऑफर डिसाइड कर ले $2000 पे कि $2000 दे और ले जा तू तो इस डोमेन को, ऐसे बाय नाउ प्राइस आप अगर रखेंगे, चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये ऑप्शन ही नहीं आ पाएगा कि ये सेल हो रहा है। हाँ, कि मैं नेगोशिएट करूं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहां लगता है पर्सन को, पहले तो उसे समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। हाँ, मैक्सिमम लोगों को, हाँ, अगर मैं इवन बिजनेसमैन भी हूँ तब भी मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है मेक ऑफर। और जहां उसे नंबर दिखेगा तो हो सकता है उसे लगे कि मेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई GoDaddy मुझे ये महंगा करके बेच रहा है। कई बार आपने भी देखा होगा, मेरे पास ऐसे बहुत लोगों के फोन आते हैं कि अरे सर वो एक डोमेन लेना है, वो तो पर GoDaddy बहुत महंगा बेच रहा है। तो मैं उनको बिठा के समझाता हूँ कि GoDaddy नहीं बेच रहा है, ये हम जैसे किसी बंदे ने ये डोमेन GoDaddy पे लिस्ट कर रखा है, वो आपको दिख रहा है। अब इससे कई लोगों को ये भी लगता है, एक और मैं इस चीज़ का ये भी कर दूं कि डोमेन बेचने के साथ साथ कई लोगों को अक्वायर करना होता है। कई लोगों को ये लगता है कि ये डोमेन तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई, लिस्टेड है, इसका ये मतलब नहीं उसकी वैल्यू इतनी है। मान लो अगर मेरे पास beardoil.com है और beardoil.net अगर $1 मिलियन पे लिस्टेड है, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा डोमेन beardoil.com भी $1 मिलियन का है, कि मैं बोलूँ कि वो तो नेट है और मेरे पास तो ये है। रीज़न बीइंग कि GoDaddy पे किसी की इच्छा मैं चाहूँ तो दिस इज़ अ रैंडम शिटी डोमेन.com मैं इसको लिस्ट कर दूँ $1 मिलियन पे, कोई मुझे रोक नहीं सकता ना, पर इससे उस डोमेन की वैल्यू उतनी नहीं होगी। तो लोग क्या करते हैं, कई बार इससे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डोमेन तो GoDaddy इतने में बेच रहा है, इसकी वैल्यू इतनी ही है, तो मेरे डोमेन की वैल्यू इतनी होगी। ऐसा नहीं है, आप ये समझिए कि यूज़र लिस्टेड डोमेन्स हैं वो, और यूज़र ने जो वैल्यू डाल रखी है उस पर बिक जाए ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आप भी अपने डोमेन्स को प्रॉपरली प्राइस किया कीजिएगा $1000-2000 की रेंज में, ताकि जो बिक सके इजीली। .com ऑलरेडी आपने बताया कि बुक्ड हो चुके हैं मैक्सिमम केसेस में, आप .in में काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे किस एक्सटेंशन में जाना चाहिए? देखो, जैसा कि मैंने बोला कि .com सैचुरेट हो चुका है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूं, .in में अभी भी देखिए क्या है, .com डोमेन कोई अच्छा होता है, पहली बात तो अच्छे डोमेन बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो .com पूरी दुनिया को पता है। कोई भी .com डोमेन अगर ऑक्शन में आया तो उस पर झपटने वाले इतने रहते हैं, शिकारी इतने रहते हैं कि आप जैसे छोटे मोटे लोगों का नंबर ही नहीं लगेगा, वो उसको इतने ज़्यादा दाम पे खरीद लेंगे, मतलब कंपटीशन ज़्यादा एक्वायर करने के लिए उसको, तो आपको कोई डोमेन अच्छी डील पे मिल ही नहीं पाएगा। अच्छी डील पे अभी जो चल रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि .in में बहुत मुझे स्कोप लग रहा है। .in में वन वर्ड डोमेन्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो .in डोमेन आप वन वर्ड डोमेन अक्वायर कर सकते हैं, है ना। कहाँ से अक्वायर करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि .in डोमेन या तो आप जाके नए रजिस्टर कर लें, आपके दिमाग में कुछ आया कि हाँ गिफ्ट कार्ड्स .in देखते हैं सर्च करके, या तो ऐसा सर्च कर सकते हैं, उसमें भी बहुत स्कोप है। या अगर आपको और अच्छी क्वालिटी की डोमेन्स चाहिए तो आप उसको बैक ऑर्डर लगा सकते हैं। बैक ऑर्डर मतलब रोज़ के कई डोमेन्स एक्सपायर होते हैं, हज़ारों डोमेन्स एक्सपायर हो रहे हैं .com में, .in में, हर एक्सटेंशन में, पर चूँकि .com में कंपटीशन ज़्यादा है, तो जैसा मैंने सजेस्ट किया .in में आप ड्रॉप कैच की प्रोसेस को, मतलब क्या होता है, डोमेन ड्रॉप हुआ, एक्सपायर हुआ, किसी और का डोमेन था, अच्छा डोमेन था, वो एक्सपायर हुआ, ड्रॉप कैच मतलब ड्रॉप होने वाला है, किसी कंपनी ने कैच कर लिया, फिर वो आपको दे देती है, तो उस प्रोसेस को ड्रॉप कैचिंग बोलते हैं, और आपके लगाने की प्रोसेस को बैक ऑर्डर बोलते हैं। तो आप बैक ऑर्डर कर सकते हैं। एक साइट है, शायद मैंने पहले भी आपसे चर्चा की होगी, कि inbackorder.com है, वहाँ पे जाके इस तरह के डोमेन्स, जैसे अगले महीने में कुछ बहुत ही अच्छे डोमेन्स मैंने देखा कि ड्रॉप हो रहे हैं, जैसे kitchen.in ड्रॉप हो रहा है, ये शायद एक हफ्ते बाद ही ड्रॉप होने वाले, kitchen.in है, एंड मुझे प्रोमिनेंटली kitchen.in ही याद आ रहा है, मैंने देखे थे, और भी कुछ अच्छे डोमेन्स से ड्रॉप हो रहे थे। इस कैलिबर के डोमेन्स जब आप लेते हैं ना, तो आपको कितने मिलेगा, $200-400 में मिल जाएगा, बट आप जब बेचने आएंगे तो आराम से 10 टाइम्स इनकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक जो बैक ऑर्डर में आपने लगा दिया, कोई भी डोमेन एक्सपायर होने वाला है, अगर आप बैक ऑर्डर में नहीं लगाते हो तो
उसके चांसेस आपको लेने के कितने, मतलब कैसे हो सकते हैं? 0। मतलब इतनी देर में लोग उसको खरीद लेंगे? बिल्कुल, आप बैक ऑर्डर में लगाइए, जितने लोगों ने फिर बैक ऑर्डर लगाया उनके बीच में एक ऑक्शन होगा। ओके, तो हमें ये कैसे, अच्छा ये भी अगर मान लीजिए कोई डोमेन है आपका है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये बैक ऑर्डर में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, मुझे बस इतना पता है कि इस तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, तो हाउ आई नो कि मुझे भी लगाना चाहिए या नहीं? देखिए, किस तारीख को होगा ये भी आप नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एल्गोरिदम्स के थ्रू डिसाइड होता है। और ना ही आप ये पता कर सकते हैं कि मैं कैसे इसको कैच करूं। आपके हाथ में बस इतना है कि आपको अगर पता चल जाए कि ये डोमेन एक्सपायर हो रहा है, तो आप उस डोमेन का बैक ऑर्डर लगा दें और बैक ऑर्डर वाली कंपनी आपको पकड़ के वो डोमेन दे देगी जब भी कैच होगा वो। मैं आपको कुछ और बता ही देता हूँ आपके ऑडियंस के लिए, लाइव देख के, कि किस तरह के डोमेन्स बैक ऑर्डर पे चलते हैं, किस तरह के डोमेन्स ड्रॉप होते हैं। वो ऑक्शन में नहीं जाएगा क्या वो डोमेन? अगर देखिए, ऑक्शन में तो जाना ही होगा। एक बात बताइए, बैक ऑर्डर अगर एक से ज़्यादा लोगों ने लगा रखा है, किसी भी चीज़ में एक से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फैसला कैसे होगा कि किसको दिया जाए? फिर जो ज़्यादा पैसे देगा। परंतु फ़र्क ये है कि मान लीजिए kitchen.com डोमेन होता, तो उसके ऑक्शन में कम से कम 1000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते जिनकी मोटी मोटी जेबें हैं। वहीं मान लीजिए kitchen.in ड्रॉप हो रहा है, तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 5 या 10 करेंगे। तो आपके पास कंपटीशन बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको डोमेन बता रहा था। जैसे kitchen.in ड्रॉप हो रहा है नेक्स्ट वीक, quantum.in ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, all.in ड्रॉप हो रहा है, ALL, ठीक है, workout.in ड्रॉप हो रहे हैं, bed.in ड्रॉप हो रहा है, BED, ठीक है, honey.in, ये सारे नेक्स्ट वीक ड्रॉप हो रहे हैं। ये इस तरह का ड्रॉप सालों में कोई एक आध बार आता है। honey.in ड्रॉप हो रहा है, believe.in हो रहा है, passion.in है, ठीक है, publicity.in है। आप देख रहे हो ये किस कैलिबर के डोमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से अगर आपकी ऑडियंस थोड़ी बहुत भी समझदार होगी तो समझ पाएगी कि मैं ये जिस कैलिबर के आप सोच रहे हो honey.in, ये डोमेन आप पतंजलि से लेके, डाबर से लेके आप किसी को भी भेज सकते हो। इस डोमेन के 2-4 लाख तो आसानी से कोई भी देने को तैयार होगा। तो बैक ऑर्डर तो आपने लगा रखा होगा इसका भी? नहीं, देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मेरी जो अक्वायरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और मेरा जो अभी पोर्टफोलियो है, मैं अभी नए एक्विजिशन अभी मैंने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। एंड अनदर रीज़न इज दैट दिस कंपनी inbackorder.com, आई एम देयर ऑफिशियल कंसल्टेंट, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो वहाँ से एक्वायर करना हमें ना तो अलाउड है और ना ही वो सही है, और ना ही मुझे उसमें इंटरेस्ट है ऐसा। तो बीइंग अ कंसल्टेंट मैं उस कंपनी की बात भी कर रहा हूँ। इस इंटरव्यू के द्वारा कहीं ना कहीं मैं उस कंपनी के प्रति अवेयरनेस भी ला रहा हूँ लोगों में, कि लोगों को पता चले, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो जैसे जो HDFC बैंक में अगर काम करते हैं, उनके लिए बैंक का पैसा रखना जिस तरह से वो अलाउड नहीं है, उस तरह से हमें भी यहाँ से डोमेन लेना अलाउड नहीं है inbackorder.com। हाँ, तो inbackorder का चूंकि मैं ऑफिशियल कंसल्टेंट हूँ और कंट्री मैनेजर हूँ, तो मैं उनको प्रमोट कर सकता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, ताकि आपकी ऑडियंस को भी फायदा पहुँचे और उन्हें भी फायदा पहुँचे। विन विन सिचुएशन है, पर वहाँ से मैं नहीं ले सकता, नहीं लेता हूँ। प्रोसेस क्या है inbackorder पे अपना लगाने का डोमेन ऑक्शन? आप डोमेन वहाँ पे जाइए, inbackorder के होम पेज पे जाइए, डोमेन नेम जो है आप टाइप कीजिए और आपको बता देगा कि ये डोमेन ड्रॉप हो रहा है, और आप उसका बैक ऑर्डर लगा दीजिए। और जब वो ड्रॉप होगा तब आपको एक मेल आ जाएगा कि डोमेन ड्रॉप हो चुका है, इसकी ऑक्शन बन चुकी है, आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लीजिए। सिंपल है। ओके, ठीक है। पहले कुछ पैसा देना नहीं होता। ओके, सिंपल कि लाइक आपने inbackorder में लगाया, आपको वहां से मेल आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि ये डोमेन ऑप्शन में जा चुका है। हाँ, अब कैच होके अब आपको खरीदना, लेकिन वो GoDaddy या किसी अनदर वेबसाइट से ऐसे ही पड़ेगा? नहीं, वो inbackorder ने कैच करके खरीद कर रख लिया। ओके, रख लिया। अब जो भी हाईएस्ट बिड होगा वो उनको दे देंगे, inbackorder उनको बेच देगा। बिल्कुल। ओके, फाइन। एक्सपायर्ड डोमेन की आप जो बात कर रहे थे, हाँ। अभी हमने की भी इसमें मेरे माइंड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम से। पहला ये कि कोई इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम्पल के लिए मीवी ही लेते हैं क्योंकि आपने बेचा है, उस समय आपको कोई आइडिया नहीं था कि ये नाम मतलब इतना बड़ा ब्रांड बनेगा। देखिए समझिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब ये होता है कि मुझे यकीन है कि मेरा पैसा 100 रुपये मैं इसमें लगाऊंगा तो वो इतने गुना बढ़ जाएगा। ये इक्विटी का मतलब होता है।
कि मैं आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ और आपकी कंपनी की ग्रोथ के साथ इतना बढ़ेगा। हम डोमेनर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा इतनी ज़्यादा होती हैं कि 100 रुपया नहीं, लेट्स सी मान लीजिए 1 लाख रुपया है कि वो 1 लाख रुपया मैं आपकी कंपनी में लगाऊंगा तो मुझे यकीन है कि आने वाले 2 साल में 5 लाख हो जाएगा। हम डोमेनर्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी शॉर्ट शॉट होती है कि वो 1 लाख रुपया आज मैं अपने डोमेन्स में ही लगा दूंगा ना तो 50 लाख हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो मैं किसी और की कंपनी में और के इन्वेस्ट करने के बजाय मैं अपने आइडियाज़ में इन्वेस्ट करूंगा। आप सोचिए, आप खुद देखिए, आप डोमेनर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, पर मैं आप ही से पूछूं कि 1 लाख रुपए में अगर मुझे kitchen.in और honey.in ये दो डोमेन्स मिल गए तो आपको लगता है कि ये फ़ायदे का सौदा है या नहीं है? आप खुद भी समझ सकते हैं कि kitchen.in, honey.in और passion.in ये 3 डोमेन्स मुझे मिल गए, तो इक्विटी में लगाने के बजाय हम उस पैसे को डोमेन्स में ही री इन्वेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि जैसा कि जो आप बता रहे हैं, तो इन बैक ऑर्डर पे इन डोमेन्स के अभी तक बहुत सारी बिड्स लग भी चुकी होंगी। बिड्स नहीं, ऑर्डर्स आ चुके होंगे। क्या हमें इन बैक ऑर्डर पे ये पता लग सकता है कि इसके अब तक कितने ऑर्डर आ चुके हैं? नहीं, ये जब कैच हो जाता है और जब ऑक्शन बन जाती है वहां पे लिखा होता है इसके कितने ऑर्डर से, पहले नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि वो कैच कर भी पाए, कई बार नहीं भी कैच होता है। इन बैक ऑर्डर वाले भी कैच नहीं कर पाते, कई बार नहीं भी होता है। ओके, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर किया कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोसेस है या मैं ही हूं, तो इन बैक ऑर्डर को भी उसी प्रोसेस से कैच करना पड़ेगा। Exactly. जिससे मैं कैच करूं। एग्जैक्टली, पर उनके पास रिसोर्सेस और सर्वर्स और वो इतने ज्यादा हैं, टेक्निकल मतलब उनका बैकग्राउंड इतना ज्यादा है कि वो आपसे एक इंडिविजुअल से 1000 गुना बेहतर है। मैं मतलब अगर इन शॉर्ट कहूं तो इतना फर्क है कि उन्हें एग्जैक्ट पता है कि ये डोमेन कब एक्सपायर होगा, क्या होगा, किस तारीख को, कितनी बजे, कितना सर्वर पावर लगानी है, क्या है, वो सब उन्हें पता। एट दैट मोमेंट वो एकदम से एक्वायर कर लेंगे। प्रोसेस वही है जो आपके लिए, वही इन बैक ऑर्डर के लिए। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि GoDaddy है जहां से भी वो डोमेन बिल्कुल नहीं, जो सबके लिए पब्लिक वही है। बस बात यहाँ पे नॉलेज, अनुभव और टेक्निकल एक्सपर्टीज और टेक्निकल हॉर्स पावर की है। ओके, तो यानी कि हमारी ऑडियंस .in में एक्सटेंशंस में हमने बात की जा सकती है, और कुल मिला के जो अभी हमने बात की कि अलग अलग तरीके से इन मतलब जो आपने प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए वहां पर जाकर अपने डोमेन को लिस्टेड कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा लोगों को धोखा लगता है कि ये डोमेन की वैल्यू इतनी हो गई, एक्चुअल में वो लिस्टेड डोमेन्स हैं, वो उन डोमेन्स की वैल्यू नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई नया बिजनेसमैन लाइक जिसके पास पैसा अच्छा है उसे धोखा हो जाता है इस चीज का? देखिए, धोखे तो इस लाइन में जो भी डोमेन इन्वेस्टर नहीं है सबको होता है कि उसे धोखा इन द सेंस उसे लगा कि यार इतना महंगा बिक रहा है, इट मींस इसकी नाम की वैल्यू होगी, मैं खरीद लेता हूँ। देखिए, धोखे होते हैं, पर इंडियंस थोड़े से ना चतुर भी होते हैं, तो वो ऐसे देखा देखी में नहीं जाएंगे वो कि ये अगर $1 लाख का मिल रहा है तो जरूर इसमें वर्थ होगी। उन्हें अगर खुद लगता है तो वो खरीदेंगे। तो ऐसे धोखे बहुत कम होते हैं, और मेरे ख्याल से आपके इस वीडियो के बाद तो और भी नहीं होंगे। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में मुझे आपसे 2 चीज़ें जाननी है सबसे इम्पोर्टेंटली इसमें। एक तो अभी हमने जो आपने हमें एक प्रिकॉशन दिया लेने के लिए, सबसे पहली चीज़ कि वो चीज़ ट्रेडमार्क ना हो। मान लीजिए आपने पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई आपने डोमेन ट्रेडमार्क खरीद लिया, उसके बाद उस बंदे ने अगर उस नाम को ट्रेडमार्क कराया हो तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है। आप मतलब उस चीज को निकलवा सकते हो जैसे किसने किस डेट में इसको ट्रेडमार्क कराया। ओके, तो ये चीज आई थिंक बहुत जरूरी थी जानना, क्योंकि कई लोग इसी डर में नहीं लेते हैं उस चीज को, अपॉर्चुनिटी उन्हें दिख रही होती है। दूसरा ये एक्सपायर्ड डोमेन्स जो हमारे हैं ऑक्शन में चले गए, क्या ब्लॉगर्स हो गए, एसईओज हो गए, इनको रैंकिंग में फायदा मिलता है उसका? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है प्रभाती है। और डोमेन्स 2 पर्पस से एक्वायर किए जाते हैं। 2 तरह के लोग एक्वायर करते हैं। एक होता है डोमेन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टिंग के पर्पज से जो एक्वायर किए जाते हैं वो कहलाते हैं कीवर्ड रिच डोमेन्स। ठीक है, जिनके अगेन वही एग्जांपल्स जैसा मैंने बताया कि मेरे पास है beer.in या snooker.in या जो अभी ड्रॉप होने वाले kitchen.in, honey.in, ये इन्वेस्टर्स के हिसाब से, क्योंकि डोमेन कीवर्ड है, ये पास्ट में डेवलप्ड नहीं थे, ये कभी भी डेवलप्ड नहीं थे, या ये डोमेन्स कभी भी इनके ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये डोमेन इन्वेस्टर्स के एक दूसरा वर्ग है डोमेन्स को पसंद करने वाला, वो है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोफेशनल्स जो हैं, वो ब्लॉगर्स, इंटरनेट मार्केटर्स, या जो मनी साइट्स बनाते हैं, जो एक PBNs बनाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का अनुभव नहीं है, पर जितना मैंने सुना उस बेस पे मैं कह रहा हूँ। उन लोगों को डोमेन के नाम से मतलब नहीं होता, पर कई आजकल ऐसे जॉब साइट बना रहे हैं, एजुकेशन साइट बनाते हैं, न्यूज़ साइट्स बनाते हैं। तो ये बात सबको पता है कि गूगल उनको ज़्यादा तरजीह देता है, उन डोमेन्स को, उन वेबसाइट्स को जिन पे एग्जिस्टिंग बैकलिंक्स हो। अब
कोई डोमेन ऐसे रहते हैं कि जो पास्ट में इतने अच्छे डेवलप्ड होते हैं कि जिन पे विकिपीडिया से बैकलिंक्स आ रहा है, जिन पे गवर्नमेंट साइट से बैकलिंक आ रहा है, जिन पे एजुकेशनल साइट से एक एग्जांपल मुझे याद आता है, एक mpnrc.org करके एक डोमेन था, है ना, उस पे बहुत इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया में बहुत उस पे मचा था एकदम, है ना। हाँ, रीजन बीइंग mpnrc कोई गवर्नमेंट वेबसाइट रही होगी कभी, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, और उस वेबसाइट पे उसने जो बनाया वो रैंक होता था, जो बनाया वो रैंक। और इंटरनेट की दुनिया में रैंकिंग इज मनी। अगर आपकी साइट फर्स्ट पेज पे दिख रही है तो वैसे ही ट्रैफिक आ रहा है, वैसे ही माला माल हो, ठीक है। आप ऐड लगा दोगे, आप उस पर कुछ भी चला दोगे, आप वैसे ही माला माल हो। तो रैंक क्यों कर रहा था mpnrc? वो रैंक इसलिए कर रहा था कि वो डेवलप्ड डोमेन था पास्ट में। तो mpnrc जैसे, और mpnrc से इनफैक्ट 100 गुना अच्छे डोमेन उससे 100 गुना कम प्राइस पे रोज ड्रॉप होते हैं। ओके, ठीक है, वो भी अगेन इन बैक ऑर्डर से ही लोग अक्वायर करते हैं। आपको क्या लगता है mpnrc वाला एक अंदाजन से कि उसने इन बैक ऑर्डर से किया होगा उसको, या फिर उसने डायरेक्ट? इन बैक ऑर्डर सिर्फ .in में डील करता है, सिर्फ .in में, .in में डील करता है। तो .org डोमेन उसने वहां से तो अक्वायर नहीं किया, .com या .org में इन बैक ऑर्डर नहीं करता। तो .com के लिए, .org के लिए आपको डायरेक्ट वही प्रोसेस करना है। आपको फिर दूसरी वेबसाइट से मैं वो भी बता देता हूँ कि .com या .org उस तरह के अगर एक्सटेंशन आपको बैक ऑर्डर करने हैं तो उसके लिए dropcatch.com है, snapnames.com है और namejet.com है। ये टॉप 3 बैक ऑर्डरिंग वेबसाइट्स हैं। इनकी मदद लेके आप अदर एक्सटेंशंस में कर सकते हैं। तो आपके सवाल का कंटिन्यू करते हैं जवाब कि एक्सपायर डोमेन्स इन लोगों के लिए काम आ सकते हैं। तो यस, बिल्कुल काम आ सकते हैं, बट अगेन जैसा कि मैंने बोला कि ड्रॉपकैच, स्नैपनेम्स या नेमजेट पे लोग ज़्यादा हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है। .in में कंपटीशन कम रहेगी, तो कम रहने की वजह से आपको कम दाम में अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और इस तरह के डोमेन्स जो रहते हैं, पर इस तरह के डोमेन्स में कीवर्ड्स नहीं रहेंगे। लेट्स से kitchen.in है, हो सकता है आपको ये डोमेन मिले कि द बेस्ट किचन इन इंडिया फॉर पीपल.in। इस डोमेन की डोमेनर्स की नजरों में वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपए भी नहीं है, जीरो है। बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, है ना। उनके वो अपने उसने, पर ये डोमेन अगर कोई डेवलप्ड था जिसपे बहुत सारे गवर्नमेंट और विकिपीडिया और एजुकेशनल साइट से लिंक थे, तो शायद ब्लॉगर, इंटरनेट मार्केटर के लिए $5,000 की भी इसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि पहले दिन ही रैंक करा के मैं इससे $20,000 आसानी से कमा लूंगा डेवलप करके, और लोग कमा रहे हैं। मैंने सुना है, हालांकि ये काम मैं खुद नहीं करता, पर मैंने सुना है कि लोग जॉब साइट्स और एजुकेशन निश साइट्स, मैंने किया है ये काम, न्यूज़ साइट्स और इस तरह की बहुत बना के एडसेंस लगा के उस पे बहुत चीजें चलाते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत समय तक ये काम किया है, और मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ट्रैफिक आता है। तो आप और आपकी ऑडियंस समझ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारा खेल, सारा पावर एक्सपायर्ड और बैकलिंक्स रिच डोमेन्स का है। लेकिन मतलब मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत अच्छे से समझ में आई, जो आपने नाम बताए, इन बैक ऑर्डर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं .com के लिए। अगर ज़्यादा ऑर्डर लग रहे हैं किसी भी डोमेन के लिए, तो इसका मतलब डोमेन का जो ज़्यादा डिमांड में है, डिमांड में वो समझ जाता है कि इसको हैवी कॉस्ट पे ही बेचना है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं समझ जाएगा। आप समझिए, मार्केट डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। नहीं, मान लीजिए किसी डोमेन को ऑक्शन में गया 500 रुपए में, हाँ, एक्सपायर होके 600 रुपए में, हाँ, इन बैक ऑर्डर पे लगा है ऑर्डर 5 या 6 का, हाँ, तो मतलब वो उस डोमेन के हिसाब से डिसाइड करेंगे ना कि अब किसको चाहिए, कितने का ये देना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा? ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। ऑडियंस, देखिए, सारी बिड्स $25 से स्टार्ट होती हैं इन बैक ऑर्डर पे। सारी बिड्स $25 से स्टार्ट हो रही है, चाहे डोमेन पे 2 ऑर्डर हो चाहे 20 हो। अब आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं, आपके जैसे ही लोग हैं कि जो बिडिंग लगा रहे हैं। एक ने 25 की, अगले ने 30 की, अगले ने 35 की। अगर 40 की कोई बिड नहीं हुई तो जिसने 35 की उसको मिल जाएगा। फिर किसी ने 40 की, किसी ने 50 की, किसी ने 500 की, तो जिसने 500 की उसको मिल जाएगा, किसी ने 1000 की। मार्केट डिसाइड कर रहा है। आप सोचिए, उसकी कोई वैल्यू ऐसे नहीं है। तो हमें ये टाइम मिला हुआ है क्या, या हमें दिखता रहता है कि कितने की बिडिंग? पूरी बिडिंग प्रोसेस सामने है ना। ओके, बिडिंग प्रोसेस सामने चल रही होती है, रियल टाइम में बिड्स अपडेट हो रही है। हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम में बिड्स अपडेट होती है। ऐसी बिडिंग GoDaddy पे भी होती है। GoDaddy पे भी एक्सपायर्ड ऑप्शंस आते हैं, हालांकि उसमें .in नहीं आते। तो GoDaddy पे .com या उसकी जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, जो एक्सपायर्ड डोमेन्स .com GoDaddy पे, उसमें भी सेम प्रोसेस है। आप बिड करते हैं, लास्ट मोमेंट्स पे करते हैं। मान लीजिए कोई .com एक्सपायर होके GoDaddy पे गया, हाँ, चूंकि उस पे ध्यान नहीं है लोगों का, और आपने एकदम से परचेज कर लिया, ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है ना। एकदम से परचेज नहीं होगा, बिडिंग में वो भी जाएगा।
बिडिंग में है कि किसी और ने बिड नहीं किया, ये कह लीजिए। हाँ, मतलब इन द सेंस कि लाइक बिडिंग में मतलब पब्लिक फिगर में आया है, इन द सेंस मेरा मतलब है कि वो पब्लिक के लिए बिकने के लिए आया है और आपने उसको एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया एकदम से, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो तो आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आप नॉर्मल डोमेन परचेज करते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। कोई एक्सपायर डोमेन है, हम गए, हमको पता है एक्सपायर होने वाला है, हमने जाके नाम सर्च किया और हमें वो मिल गया इजीली और हमने वहां से GoDaddy से परचेज कर लिया, बिडिंग इन द सेंस की पब्लिक बिडिंग के लिए, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा हमें एफर्ट्स नहीं लगाना है। उसमें केवल इतना है कि आपको पता था उस डोमेन की वैल्यू, लोगों का ध्यान नहीं गया। एग्जैक्टली। तो ये कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो आपने मुझे होते ही है। तो मतलब आज का कॉन्वर्सेशन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लोगों के लिए हो गया और डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं वो लोग। अगर मैं समरी के तौर पर बात करूं तो कुछ नाम परचेज करके जो मार्केटिंग स्किल्स में अच्छे हैं वो अपनी उस आउटबाउंड मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके इस इंडस्ट्री में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, आई थिंक मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ही पैसा हो गया, मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत देर में बारिश होगी पैसों की, यहाँ पे भी आसपास बारिश होगी। लेकिन अब द मैटर इज़ दैट कि जितने लोग आपको देखते हैं, मतलब मोस्टली तो ज़्यादातर को तो यही पता है कि फेसबुक पे कि आप यूरोप में ही रह रहे हो या इंडिया में रह भी नहीं रहे हो, क्योंकि पर्सनल चीज़ों को देखना या हम जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा, तो उस नज़रिए से आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों को एक्चुअल में जीवन कैसे जीना चाहिए? तुमने बहुत खूबसूरती से डोमेन के डिस्कशन को जीवन पे मोड़ लाए हो। देखो प्रभात, जीवन कैसे जीना चाहिए बताने के लिए मैं कौन होता हूँ यार? पहले तो कि मैं लोगों को कैसे बता सकता हूँ कि जीवन कैसे जीना चाहिए? मैं बस ये बता सकता हूँ कि मैं कैसे जीता हूँ, ये ही मैं बता सकता हूँ। तो यूरोप की जो तुमने बात उठाई, तो यूरोप आई थिंक ऑडियंस जानती होगी, नहीं जानती होगी तो मैं बता देता हूँ दैट आई वॉज सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी इन द ईयर 2016 टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ ग्लोबल फोरम। वहाँ पे मेरा काम था कि इंडियन और जर्मन गवर्नमेंट के बीच में एक सेतु बन के डिजिटल मार्केटिंग और डोमेन्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना। तो ये मेरा फ़र्ज़ था। तो जर्मन गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था और जर्मन गवर्नमेंट ने हमें रुका के पूरा ट्रेनिंग भी दी थी एक, और जर्मनी के जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस थे उस वक्त, वहाँ की चांसलर थी जिला मार्कल से हमें मिलवाया था, और कंपनीज़ के CEO वहाँ पे जो फॉक्सवैगन ग्रुप, जो ऑडी और लैम्बोर्गिनी, फेरारी, इन सब का है, उनके CEO से मिलवाया था। ये सारी चीज़ें हुई थी, तभी से मुझे यूरोप का एक टेस्ट लगा था। वो प्रोफेशनल ट्रिप के बाद फिर मैंने पाया कि जो मज़ा जो घूमने में और जो उसमें है, वो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करने में नहीं है। तो आज भी मेरे कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप जो कमाते हैं, आप जो पैसा लेते हैं, आप उससे गाड़ी खरीद सकते हो, आप मर्सिडीज खरीद सकते हो। गाड़ी तो वही मैं पूछने वाला था। BMW, हाँ BMW खड़ी हुई है, तो BMW खरीद सकते हो, ऑडी मर्सिडीज खरीद सकते हो। पर मेरा ये मानना है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, बट आई प्रीफर एक्सपीरियंसेस ओवर मटेरियलिस्टिक थिंग। मुझे लगता है कि 20 लाख की अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, 20 लाख की कोई गाड़ी ले रहे हो, उसके बजाय अगर वो 20 लाख रुपए अगर आपने उस एक्सपीरियंस पे अगर आपने खर्च किए, दुनिया घूमने पे, उन जगहों पे जाने में, नए लोगों से मिलने में, तो वो जीवन में कहीं फार वैल्यूएबल लर्निंग्स और वो होता है। तो मैं हमेशा एक्सपीरियंसेस पे जोर देता हूँ बजाय मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करने के। तो नो डाउट गाड़ी भी लूँगा और भी आगे, क्योंकि अब कौन सी गाड़ी आने वाली है अब इसको चेंज होके? देखिए अब जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ बाप कुछ अलग बोल रहे हैं, दोस्त लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, और मैं उन सबको यही कहता हूँ कि मेरा जो मकसद है, क्योंकि एक तो मैं इंडिया में रहता इतना कम हूँ, तो गाड़ी खड़ी ही रहेगी, ठीक है, तो मैं उसके बजाय यही कोशिश करूँगा कि मैं उस पैसे को एक्सपीरियंसेस पे लगाऊँ। तो जब जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन फेसबुक पे आपको पता चल जाएगा, पर तब तक मेरे एक्सपीरियंसेस ज़िंदा रहेंगे। तो वो मैं घूमने पे, नए लोगों से मिलने पे, नए कल्चर्स को समझने पे, ज़िंदगी जीने पे, मोमेंट्स जनरेट करने पे मैं मोमेंट्स इकट्ठा करता हूँ, वस्तुएं इकट्ठा करने के बजाय। तो मैं लाइफ में मैंने जो देखा आसपास कि लोग अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, है ना, मैं डोमेनिंग भी करता हूँ और मैं अपना बिजनेस और भी 100 गुना भी फैला सकता हूँ, ठीक है, और जितना मुझे सही लगता है मैं उतना फैलाता भी हूँ। पर ऑनेस्टली अगर मैं बात कहूँ कि शायद आपकी ऑडियंस ये शायद सुनना नहीं चाहती होगी,
पर मैं उन लोगों में से, उन मोटिवेशनल गुरुज में से नहीं आता जो कहते हैं कि एकदम लड़ो, हसल करो, अपने आप को जला दो। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते जो आपको जागने नहीं देते। अपने आप को झोंक दो, तपस्या है जीवन, और लड़ मरो और जागना नहीं, और सिर्फ 2 घंटे सो। और नेहरू जी तो 4.5 घंटे ही सोते थे, और मोदी जी देखिए कितनी जल्दी उठ के योगा कर लेते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं। वो सब अपनी जगह बहुत सही है, वो महान लोग हैं, उन लोगों के लिए सही है। पर हर बंदे को जरूरी नहीं अपना जीवन जला के ही सुख भोगा जाए, है ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जो है इतने सारे, अगर आप बहुत जल के काम कर रहे हो, तो काम जल के क्यों कर रहे हो? आपका जवाब आएगा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि पैसा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि पैसे का क्या करोगे, तो क्या जवाब होगा आपका? सेम होगा कि मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदनी है। अच्छा, मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद के क्या होगा? कि हमें भाई उससे आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, है ना। और वो अभी है मेरे पास, वो अभी है आपके पास, है ना। उस चीज के लिए मुझे इतना लंबा रूट लेने की जरूरत ही नहीं है। राइट। तो मेरे कहना का मतलब है, 2 चीज़ें जो मैंने लाइफ में जानी कि हम लोग बस एकदम जलते रह जाते हैं और एकदम अपने आप को झोंक देते हैं, और एक दिन आता है जीवन का जब हमें पता चलता है कि यार जीवन छोटा सा है। मैंने देखा कोविड में मेरे आसपास बहुत सारे लोग, बहुत जवान लोग, बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित करके भी समय से पहले चले गए, सारी धन संपत्ति ही रह गई। तो उस चीज़ से आप आनंद भी लेते रहें, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करने के बजाय मोमेंट्स और मेमोरीज इकट्ठा करने पे आप ज़्यादा जोर दें। ये मैं सलाह तो नहीं दे सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला, पर ये मेरा ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा है। मतलब अकेले रहते हो आप, इस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा क्या सिखाया अब तक लाइफ में? आई थिंक थोड़ा सा डीप एंड डाइव क्वेश्चन है। क्योंकि लोगों को अकेले रहना ही नहीं आता, उन्हें कोई ना कोई चाहिए खुद को खुश करने के लिए। वो अकेले रहने से बड़ा डरते हैं। आजकल तो ज़माना ये है कि मतलब वो सही कहा है, किसी में कॉमेडी वीडियो देख रहा था कि 2 मिनट इंस्टाग्राम ना देखो तो इज़ लाइक अ ड्रग की। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं इसमें, चूँकि मैं शुरू से ही मैंने अपना करियर भी अकेले ही बिल्ड किया, मैंने ना कभी कोई बिजनेस पार्टनर रखा, है ना मैंने कभी कोई इस तरह से कंपनी खड़ी करी कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, मेरी छोटी सी टीम है, 5 ही लोगों की मैं रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो इंसान अपनी खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर सकता, वो कभी किसी और की कंपनी भी इंजॉय नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, है मेरी लाइफ में लोग हैं, है ना, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, परंतु मैं अपने आप को खुद की कंपनी इंजॉय करना सीख गया हूँ। तो इसलिए अब मुझे कहीं भी, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में खुद की कंपनी एंजॉय कर सकता हूँ। और ऑडियंस से भी मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन आप खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख गए, आप दूसरों की कंपनी और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको लौट के घर ही आना है ना। तो आपको खुद के साथ आपको अच्छा लगना चाहिए। इफ यू कांट लव योरसेल्फ, यू कांट लव एनीबॉडी एल्स। ओके, सो मैं चाहूँगा एंड में कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, आपका इतना समय मैंने लिया। सेम हियर प्रभात। और एक मैसेज स्पेशली ऑडियंस के लिए, एंड सेकंड वन चीज़ कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट दिस आवर कन्वर्सेशन। देखिए ये तो बहुत ही गहरा प्रश्न है, और चूंकि ये चर्चा जीवन दर्शन को लेकर नहीं है, अगर आपको करना है तो जीवन दर्शन पे एक अपन सेपरेट इंटरव्यू करेंगे जिसमें मैं, पर चूंकि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ प्रभात, तो मैं बस लाइक जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, जिसने कहीं ईश्वर प्रभु की कृपा से कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बता सकूं या बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड हूं मैं। बस ये है कि मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं कि आप किसी भी चीज़ पे डिपेंड अगर हो जाए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका पैसा हो, है ना, पर जब आप खुद के बारे में सोचते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप रात को बेड पे जाते हैं अकेले, तो आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मुझे मेरी कंपनी अच्छी लग रही है, मुझे मेरा खुद का साथ अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपकी जो यादें बने वो ऐसी होना चाहिए कि जब आप डेथ बेड पे हों तो आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने आसपास वालों को सुना के जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि आज से 20 साल बाद आपको उन चीज़ों पे रिग्रेट नहीं होगा जो आपने की है। कभी भी की हुई चीज़ों पे हमें उतना रिग्रेट नहीं होता है कि यार ये मैंने कर दिया, ये गलत था। आपको रिग्रेट उन चीज़ों का ज़्यादा होगा जो आपने नहीं की है। सो इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग, गो हैड, डू इट,
आपको जो भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, जैसे जीनी है आप जिए, है ना। अगर आपको कोई चीज़ उसमें बाधा लग रही है तो आप उसका निराकरण कीजिए और अपनी चीज़ों को, अपने सेल्फ अवेयरनेस को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को सबसे ऊपर रखिए। हम लोग क्या होते हैं, समाज के बंधनों में इतना बंध जाते हैं, इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि हम धीरे धीरे कब समाज हमें डिक्टेट करने लगता है हमें पता ही नहीं चलता, और हम उन्हीं चीज़ों को सत्य मान लेते हैं जो समाज ने हमें बताई हुई हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, है ना। कि अगर आपके पास ये है तो आपको ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। उसके बाद आप थोड़ा अपने अंदर से जवाब खोजिए तो सारे जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे जब आप ढूंढने जाएंगे तो। एंड व्हाट यू लाइक द मोस्ट ऑफ आवर दिस कन्वर्सेशन? क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और मैं चाहूँगा कुछ आप ऐसी चीज़ें भी बताएं कि जो आपको सच में लगाओ कि हाँ दिस थिंग वाज यूनिक। मुझे फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ अगर इस इंटरव्यू को प्रभाव, तो मुझे सबसे अच्छा तो तुम्हारा पूछने का तरीका जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें तुम ना सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछते हो बल्कि तुम यू वांट टू गिव योर ऑडियंस द डीप नॉलेज ऑफ द फील्ड। आप ये चाहते हो कि कोई चीज़ ऐसे सिर्फ छू कर ना निकल जाए, अंदर तक जो है, मतलब तुम उसका मत के जो है मक्खन निकाल लेते हो। तो ये तुम्हारी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है और इसके दम पे आई एम श्योर तुम बहुत आगे जाओगे। यू विल बी अ ग्रेट इंटरव्यूअर एंड अ ग्रेट यूट्यूबर, ठीक है। और साथ ही साथ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है कि वो सिर्फ इस चीज़ पे ही ध्यान रह जाता है कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा कहाँ से आए, पैसा कैसे कमाएं। नो डाउट मनी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और लोग ये भी कहते हैं कि ये बातें वही करता है यार जिसके पास पैसा हो, ये इसी चीज़ है ना। पर मैं ऐसी बातें तब भी करता था जब मेरे पास पैसा नहीं भी था। ऐसा नहीं है मैंने मेरे पास इतना नहीं है मैं तब भी कर रहा हूँ दिस इज आल्सो अ लाइव प्रूफ, है ना। तो मैं ऐसी बातें तब भी करता था, मैं आज भी करता हूँ और ईश्वर की कृपा हुई या नहीं हुई, कल मैंने नहीं देखा, कल को हो सकता है मैं इससे 100 गुना बेहतर हो जाऊँ, कल को हो सकता है मैं और इससे नीची स्थिति में भी आ जाऊँ, पर मेरा नज़रिया यही रहेगा, मैं कोशिश करूँगा यही रहे। तो मनी माइंडेड या मनी से ही संबंधित क्वेश्चन ना पूछ के तुमने चीज़ों के पीछे की साइकोलॉजी समझी और साथ ही साथ में जो जीवन दर्शन को भी थोड़ा सा टच किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया हम लोगों ने, पर जो थोड़ा सा टच किया दैट वाज अ फ्रेश ब्रीज, कि ये बहुत अच्छे से तुमने इसको हैंडल किया और इतने शांति से और जितने काम होके हमने ये इंटरव्यू किया है, तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, नो डाउट तुम्हें भी मिली, मुझे भी मिली। और इस पूरी चीज़ से द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई हैव रिसीव्ड आई विल कैरी इट विथ माई सेल्फ एज लॉन्ग एज आई कैन। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बोलना चाहूँगा कि जितना आप काम रहेंगे उतने ही क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें। और कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप भैया को बहुत अच्छे से, facebook.com/PankajBJV मेरा आईडी है, आए फॉलो करें। और अगर आपको कोई इस तरह का डाउट भी हो जो गूगल से सॉल्व ना हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में मैं लिटरली एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना भूल गया, सिर्फ 2 मिनट लूँगा और मैं चाहूँगा कि वो मुझे स्टोरी जाननी है, लोगों को नहीं पता एक्चुअल में आईफोन 14 प्रो आने के पीछे की स्टोरी क्या है। देखिए स्टोरी ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है 14 प्रो आने के पीछे। आपने क्या हेल्प की थी? मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 13 चल रहा था और मैं उसमें का इंसान, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा काम होना चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं है कि हर नया जनरेशन आए तो लेना ही है। पर हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनका डोमेन जो है एक उनकी कंपनी का कॉर्पोरेट डोमेन था, वो फंस गया था गोडैडी में। कैसे फंस गया था? क्या हुआ? हैक हो गया था। अच्छा, हैक हो गया था। हाँ, तो वो डोमेन हैकर ने जो है अपने अकाउंट में ले गया था। जब आपने बताया था तभी मैंने इस चीज़ को समझा कि ईमेल के थ्रू उसने हैक करके वो उसको कर दिया, हैक हो गया था वो डोमेन और पूरी उनकी कंपनी का काम उस पर रुक गया था। तो ही इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने पूरा वो केस समझ के, डोमेन हैक हो गया, किसके अकाउंट में गया, वहाँ से आईपी ट्रेस करके गोडैडी से लेके उस अकाउंट ओनर से लेके सबसे कम्युनिकेट करके आईडी डॉक्यूमेंट्स देके मैंने पूरा वो प्रोसेस उनको पूरा अपने हाथ में लेके मैंने वो डोमेन वापस उनको करवाया। और मैंने बस जस्ट एज अ फ्रेंड मदद की थी, ना तो मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना मुझे उस चीज़ से कुछ वो था, पर उनको क्योंकि उनकी कंपनी का काम था और बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन था, तो उन्होंने जो मुझे आईफोन 14 प्रो गिफ्ट कर दिया। मैंने भी उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के रख लिया। इट्स अ सिंपल मैसेज कि इफ़ यू हेल्प समवन देन यू कैन गेट समथिंग इन एनी वे। अगर मैं आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ अच्छी वैल्यूएबल अगर आपको लग रही है तो कहीं ना कहीं मुझे उसका फायदा मिलेगा और आप भी इसी चीज पे ध्यान दें। कर्मा इज रियल। थैंक यू सो मच भाई। माय प्लेजर प्रभात, माय प्लेजर। अच्छा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।